नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, अगर लोगों को पता लग जाए कि ये बिहारी है और ऊपर से पत्रकार है तो लोग पूछ ही लेते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है। क्या नीतीश कुमार फिर से कोई योजना बना रहे हैं? क्या गठबंधन में टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे? लोग पूछ ही देते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति ऐसी हो गई है कि चुनाव किसी और के साथ लड़ा जाता है, गठबंधन किसी और के साथ होता है और सरकार किसी और के साथ चलाई जाती है। ये नीतीश कुमार की एक स्टाइल बन चुकी है, एक फैशन बन चुका है बिहार की राजनीति में। और अब जब भी चुनावी माहौल आते हैं ना, तब नेता जो है गुरेज नहीं करते इधर से उधर पाला बदलने में। अभी विधानसभा चुनाव की बारी है और विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा, आप देखिएगा कैसे उछल कूद मचेगी नेताओं की। एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का सिलसिला जो है, अब बड़े बड़े नाम आप देखेंगे और आप चौंक जाएंगे कि ये आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि नाराजगी भी होगी। तेजस्वी यादव ने पहले कह दिया है कि भाई हम सबको टिकट नहीं दे सकते, लोग नाराज हो जाते हैं। स्वार्थ लोगों के अंदर है, क्योंकि हम 243 सीटों की बात कर सकते हैं। हम देश भर में अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 543 सीटों की बात कर सकते हैं। अगर बिहार में लोकसभा सीटों की बात करें तो 40 सीट पर ही हम उम्मीदवार तय कर सकते हैं। तो हम सबको टिकट नहीं दे सकते, तेजस्वी यादव ने पहले कह दिया है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में जो तेजस्वी यादव और आरजेडी ने एक ख्वाब देखा था कि जो हमने 20 में नहीं किया वो 25 में कर लेंगे, और आरजेडी ने तो नारे भी लगाने शुरू कर दिए थे कि 25 में तेजस्वी तय है। तो क्या 25 में तेजस्वी वाकई तय है या इसमें कई अड़चने आ रही हैं? क्या 20 में तेजस्वी यादव के सामने जो चुनौतियां थी, क्या चुनौतियां उससे कम हुई हैं या चुनौतियां बढ़ गई हैं? आप बिहार की राजनीति को गौर से देखेंगे ना, तो तेजस्वी यादव के राह में रोड़े बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए हैं। क्योंकि पहले क्या था कि नीतीश कुमार उनके सामने थे, उनके सामने बीजेपी थी, और एक लंबा जो कार्यकाल नीतीश कुमार का बिहार में रहा है, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के बाद नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है। बीजेपी और आरजेडी दोनों सत्ता में रहे साथ में नीतीश कुमार के, लेकिन बीजेपी बहुत लंबे समय तक रही है। तो आरजेडी कहती है कि आपने वो कुछ वैसा तो कुछ नहीं कर दिया है बिहार में कि बिहार को आपने बदल कर रख दिया है। और जिस पॉइंट पर आप अपनी वाहवाही लूटते हैं, जैसे क्राइम पर एनडीए के लोग वाहवाही लूटते हैं कि भाई हमने क्राइम को इस तरीके से कंट्रोल किया, जंगल राज से हम बिहार को निकाल कर लाए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का बदल के रख दिया है, हमने रोड की कनेक्टिविटी जो है वो हर जिले तक, हर गांव तक बनाया है, और राजधानी से अब लगभग हर एक गांव का इलाका जुड़ चुका है। वो चाहे नेशनल हाईवे से हो, केंद्र सरकार की परियोजनाओं से हो, चाहे वो स्टेट हाईवे से हो, चाहे वो ग्रामीण सड़कों की बात कर ले। एनडीए का कहना है कि हमने सड़कों का जाल बिछाया है, हमने हेल्थ सेक्टर में काम किए हैं, हम रोजगार के लिए भी प्रयासरत हैं, जितना दे सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए के अपने दावे हैं, लेकिन आरजेडी कहती है कि आपने क्या बदला है? अभी भी पलायन हो रहा है, अभी भी अपराध पर कहां कंट्रोल है। आरजेडी के लोग तो, तेजस्वी यादव तो रोज क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। तो आरजेडी फुल मोड में है कि किसी भी तरीके से उस पॉइंट पर भी एनडीए को घेरा जाए, जिस पॉइंट पर एनडीए के लोग तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और पूरी आरजेडी को घेरते हैं क्राइम के मुद्दे पर। क्राइम बुलेटिन जारी करने के पीछे एक सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि उसी मोर्चे पर कहीं ना कहीं टारगेट किया जाए जिस मोर्चे पर एनडीए के लोग आरजेडी को टारगेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने यहां तो प्लानिंग कर ली है, लेकिन तेजस्वी यादव के सामने सिर्फ अब एनडीए चुनौती नहीं है, उनके सामने दो चुनौतियां और खड़ी हो गई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है पप्पू यादव। पप्पू यादव, आपको लग रहा होगा कि पूरे बिहार में पप्पू यादव थोड़े नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, तो पप्पू यादव कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी चुनौती है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले पप्पू यादव की बात कर लेते हैं। पप्पू यादव कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? दरअसल पप्पू यादव जिस क्षेत्र में आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो क्षेत्र बिल्कुल मजबूत गढ़ माना जाता है आरजेडी के लिए। और उन इलाकों में अगर पप्पू यादव का वर्चस्व चला और लोगों ने सपोर्ट किया इस विधानसभा चुनाव में, तो आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी आरजेडी के संबंध अच्छे नहीं है, तो आरजेडी उनके साथ भी नहीं जा सकती है। पप्पू यादव के साथ संबंध अच्छे नहीं है। पप्पू यादव चाहते थे कि इंडिया गठबंधन में उन्हें रखा जाए, इंडिया गठबंधन के साथ वो चले, कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया,
हड़बड़ी में पता नहीं क्या अंदर खाने ऐसी बात हुई। तेजस्वी यादव ने बाद में डिक्लेयर किया, ये एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि पप्पू यादव को तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते हैं, या पसंद उस वक्त नहीं किया गया आरजेडी की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से और तेजस्वी यादव की तरफ से, आरजेडी के नेताओं की तरफ से। लेकिन पप्पू यादव के अपने अलग दावे हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि हमारे साथ तो ये जानबूझकर किया गया है कि कहीं कोई आगे ना बढ़ जाए, कहीं इनके राजनीति जो ये करते हैं अपने वंशवाद की, उस पर कहीं अंकुश ना लग जाए, एक व्यक्ति से इन्हें कहीं ना कहीं खतरा लगा, तो इसलिए इन्होंने उन्हें साइडलाइन कर दिया। ये पप्पू यादव के दावे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव को समझाने में लगे थे और पहले भी वो पार्टी के खिलाफ कई गतिविधि ऐसी कर चुके हैं कार्यकर्ताओं को बहकाने फुसलाने का, जिसके वजह से उन्हें आरजेडी पसंद नहीं कर रही है। दूसरी जो बात है वो ये है कि पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव को समझा रहे थे कि किस सीट पर लोकसभा चुनाव में किसे टिकट दिया जाए, वहां से ये समीकरण है, यहां से वो समीकरण है। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई अब ये समझाएंगे हमें, और लालू जी को ये समझाएंगे कि भाई किसे टिकट देना है किसे नहीं देना है। लालू जी को और हमें ये समझाएंगे, ये तय करेंगे कि हम किसे टिकट दे या ना दे। तो कहीं ना कहीं अहंकार वाली बात तो सामने आ ही जाती है कि अब ये हमें समझाएंगे। तो पप्पू यादव खुद में एक बड़ा नाम है, तेजस्वी यादव भी अपने आप में एक बड़ा नाम है, आरजेडी एक बहुत बड़ी पार्टी है बिहार में। तो कहीं ना कहीं एक जो वर्चस्व की लड़ाई है वो यहां आकर दिखती है। लेकिन पप्पू यादव ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक पूरा धड़ा अलग कर दिया, वो तेजस्वी यादव को बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि तेजस्वी यादव को लग रहा था कि मेरे सपोर्ट के बिना पप्पू यादव नहीं निकल पाएंगे। पूरी मोर्चाबंदी कर दी गई। वहां पे तेजस्वी यादव ने खुद कैंप किया पूर्णिया में, लेकिन फिर भी वो सीट नहीं बचा पाई आरजेडी, और वहां से बीमा भारती चुनाव हार गए। जो वो बीमा भारती जो जेडीयू छोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का उन्होंने दामन थामा था। बाद में हालांकि उपचुनाव में भी बीमा भारती पर भरोसा जताते हुए लालू प्रसाद यादव और आरजेडी तेजस्वी यादव ने टिकट बीमा भारती को विधायक के लिए दिया, लेकिन तब भी वो चुनाव हार गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वहां आरजेडी अब एक तरीके से कमजोर हो रही है। कटिहार, दरभंगा, सीमांचल का जो पूरा क्षेत्र है, किशनगंज, पूर्णिया, सब जगह पप्पू यादव का पूरा वर्चस्व चल रहा है। मधेपुरा में आप चले जाइए, गोपालगंज तक चले जाइए, मोतिहारी में भी पप्पू यादव का संगठन अच्छा खासा है, वहां भी उनकी बातों को सुना जाता है। अब तो पूरे बिहार में पप्पू यादव का जलवा छा रहा है। तो पप्पू यादव के प्रति लोगों की सिंपैथी तो है। कहीं ना कहीं जो एक पूरा यादव वोट बैंक था ना, कई ऐसे लड़के हैं जो युवा हैं जो आरजेडी के सपोर्टर हैं, वो जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा आरजेडी को नहीं करना चाहिए था, पप्पू यादव को साथ में लेकर चलना चाहिए था। तो कसक आरजेडी के लोगों के अंदर भी है कि पप्पू यादव को साथ में ही लेकर चलना चाहिए था, इससे सबका भला होता, पप्पू यादव का भी भला होता, पूरे इंडिया अलायंस का भला हो जाता, और आरजेडी का भला होता ही होता, सीटें बढ़ जाती हैं आरजेडी के खाते में। और अब वो अगर फिर से ये रिजल्ट अगर विधानसभा में भी दोहराई जाती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी को इतना बड़ा लॉस होगा जो आरजेडी सोच भी नहीं सकती। नेपाल से आई पानी ने बिहार में इस बार बहुत तबाही मचाई, और उसके बाद जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक हालात बने, ये सरकार पर बहुत सारे वार हुए कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सत्ता पक्ष के बहुत सारे विधायकों ने कहा कि अधिकारी तो हमारी सुन ही नहीं रहे। उन्होंने गुहार लगाई अपनी ही सरकार से कि भाई इन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। और दूसरी तरफ पप्पू यादव मैदान में दिखे कि भाई पप्पू यादव पैसे भी देते हुए लोगों को नजर आए, बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं ऐसे में सवाल तेजस्वी यादव पर उठे कि तेजस्वी यादव ऐसी परिस्थिति में कहां गायब है। तेजस्वी यादव चूंकि दुबई गए हुए थे, सबको मालूम था, तो इस पर राजनीति भी खूब हुई कि पप्पू यादव देखिए विपक्ष का सबसे बड़ा नेता नहीं है पप्पू यादव, लेकिन फिर भी वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी एक जिम्मेदारी है, और वो घूम घूम कर अपने ही सिर्फ पूर्णिया तक नहीं पप्पू यादव ने अब मोर्चा संभाला, वो मुजफ्फरपुर तक गए। वो आपको उनका संगठन जो है हर जगह एक्टिव नजर आया। पप्पू यादव दरभंगा में नजर आए, सहरसा में नजर आए, हर जगह पप्पू यादव की पहुंच दिखी, समस्तीपुर तक दिखी उनकी पहुंच, कटिहार, मधेपुरा, हर जगह पप्पू यादव की पहुंच दिखी। और तेजस्वी यादव कहीं नजर नहीं आए क्योंकि वो दुबई में थे। उनके पार्टी के लोग कहीं इक्का दुक्का नजर आए। मीसा भारती से जब सवाल पूछा गया तो मीसा भारती ने कहा कि वो अपने क्षेत्र में घूम ही रही हैं, आरजेडी काम कर ही रही है, विपक्ष का जो काम है वो हम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने जो उन्हें करना है वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। आप उन्हें सीएम बना दीजिए, अगर आपसे नहीं कुछ हो रहा है तो उन्हें सीएम बनाइए, वो करेंगे। तो सवाल
जो पूछा गया मीसा भारती से, तो मीसा भारती ने उल्टा सरकार पर ही दोष दे दिया कि सरकार से नहीं कुछ हो रहा है तो भाई सीएम पहले बनाइए ना, तब ना हम काम करेंगे। ऐसे कैसे, हम विपक्ष के नेता के पास क्या पावर है कि हम काम कर दें। लेकिन तेजस्वी यादव बहुत कुछ कर सकते हैं अगर पप्पू यादव कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा एक जो गेम दिख रहा है ना, वो अब तेजस्वी यादव के सामने एक चुनौती बनकर पप्पू यादव भी उभरे हैं, प्रशांत किशोर भी उभर रहे हैं और बिहार की राजनीति इस तरह से आगे बढ़ रही है। प्रशांत किशोर फैक्टर भी आने वाला है। प्रशांत किशोर सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई हमारी लड़ाई तो तेजस्वी यादव से है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो आरजेडी से है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो सीधे एनडीए से है। वो तो आरजेडी को कुछ मान ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि लोग आरजेडी को इसलिए वोट देते हैं क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है एनडीए के खिलाफ, और एनडीए को इसलिए वोट देते हैं क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है आरजेडी के खिलाफ। तो विकल्प की शून्यता जो थी बिहार की राजनीति में, उसे भरने के लिए प्रशांत किशोर ने अपने आप को उतारा है और उन्हें भरोसा है कि इस बार बिहार की जनता उन्हें सपोर्ट करेगी। शराबबंदी जैसे मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि 15 मिनट में उनकी सरकार अगर आई तो वो शराबबंदी खत्म कर देंगे। ये बहुत बड़ा दाव है क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ा तबका है जो शराबबंदी से परेशान है। तो बहुत सारे दांव खेले जा रहे हैं अलग अलग नेताओं के द्वारा। तो ये सारी चीजें जो है वो पूरे बिहार की राजनीति पर असर डालेगी, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए ये सबसे घातक होने वाला है क्योंकि तेजस्वी यादव पहले वो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। एनडीए के बाद अगर कोई चेहरा था तो वो तेजस्वी यादव, अगर जिसे एनडीए को वोट नहीं देना था उसके लिए एक चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव को ही लोग वोट दे रहे थे। लेकिन अब विकल्प खुले हैं तो तेजस्वी यादव के लिए खतरा है। अब तेजस्वी यादव जब मैदान में उतरेंगे वो किस तरीके से अपने लोगों को अपने तरफ रखते हैं, और जो दूसरे लोग हैं, जो युवा हैं, जो एनडीए की तरफ हैं, अगर उन्हें भी वो अपने पाले में करते हैं तभी बाजी पलटी जा सकती है। क्योंकि देखिए, दो पक्ष होता है, एक अगर आप सत्ता में नहीं है तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो सत्ता के पक्ष में है, सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हैं। तो इसका मतलब है कि आपको जो वोट खींचने हैं वो अपने वोट के साथ सत्ता वालों का भी वोट खींचना है, यानी कि जिन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को वोट दिया था उन वोटों में से भी आपको खिसकाना है अपने तरफ। तो तेजस्वी यादव अगर ऐसा कुछ करते हैं, उनके नेता अगर अपनी छवि पर थोड़ा ध्यान दें, अनाप शनाप बयान ना दें, तो मामला सुधर सकता है, संवर सकता है। और तेजस्वी यादव बड़े माहिर नेता हैं इन सारी चीजों में, वो माने जाते हैं। रैलियां उन्होंने दमदार की थी लोकसभा चुनाव में। तो क्या तेजस्वी यादव बाजी पलट पाएंगे या फिर से एक बार तेजस्वी यादव सीएम इन वेटिंग ही बनकर रह जाएंगे? देखते रहिए हमारे साथ एक्स्ट्रा डोज।